आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने करीब 40 साल तक एक शहर पर जुर्म और सियासत के दम पर अपनी हुकूमत चलाई और फिर एक रात लाइव टेलीविजन पर उसका अंत इतना सनसनीखेज हुआ कि सब देखते रह गए। तो इस कहानी की शुरुआत हम इसके अंत से करेंगे। एक ऐसी रात जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। तारीख थी 15 अप्रैल 2023। जगह प्रयागराज। रात के करीब 10 बज रहे थे। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को हथकड़ियों में मेडिकल जांच के लिए कॉल्विन अस्पताल लाया गया था और उनके चारों तरफ कैमरे और माइक का एक हुजूम था। मीडिया के सवालों और कैमरों की फ्लैशलाइट्स के बीच अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और सिर्फ 9 सेकंड में खौफ और दबदबे का वो 40 साल पुराना किला ढह जाता है। ये अतीक अहमद के आखिरी शब्द थे। उससे पूछा गया था कि क्या उसे अपने बेटे के जनाजे में ना जा पाने का अफसोस है, और उसका जवाब था, नहीं ले गए तो नहीं गए। ठीक उसकी हत्या से कुछ पल पहले। लेकिन उस खूनी रात को और उस अंत को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। साल 1979, इलाहाबाद का एक बदनाम मोहल्ला चकिया। तो कहानी एक 17 साल के लड़के की है जो 10वीं में फेल हो गया था। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो उसने ताकत और पैसे के लिए एक शॉर्टकट चुना। शुरुआत हुई मालगाड़ियों से कोयला चुराने से, और ये रास्ता बहुत जल्द वसूली और फिर मर्डर तक पहुंच गया। उसने एक बात बहुत जल्दी सीख ली थी कि जुर्म की दुनिया में डर ही सबसे कीमती सिक्का होता है। 80 के दशक में इलाहाबाद पर एक ही नाम का खौफ था, चांद बाबा। अतीक ने उसी के शागिर्द के तौर पर शुरुआत की और बहुत जल्द वो उसका सबसे भरोसेमंद और सबसे खतरनाक शूटर बन गया। 1986 में अतीक पर उत्तर प्रदेश का नया गैंगस्टर एक्ट लगा। वो इस कानून के तहत बुक होने वाला पहला शख्स था। लेकिन दिल्ली में बैठे एक पावरफुल सांसद का सिर्फ एक फोन गया और वो बाहर आ गया। बस उसी दिन उसने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, अगर कानून के शिकंजे से बचना है तो खुद सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। और यहीं से शुरू होता है जुर्म की दुनिया से सियासत के गलियारों तक का सफर। एक ऐसा सफर जहां जुर्म और सत्ता के बीच की जो पतली सी लकीर होती है ना, वो पूरी तरह से मिटा दी गई। 1989 में आया वो टर्निंग पॉइंट। अतीक ने अपने गुरु चांद बाबा से टिकट मांगा। उसने मना कर दिया तो अतीक ने सिर्फ उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि नतीजों से ठीक 4 दिन पहले उसे दिन दहाड़े सरेआम गोलियों से भून डाला और उसकी जगह ले ली। और मजे की बात देखिए, वो अपना पहला चुनाव जेल के अंदर से ही जीत गया। और एक बार विधायक बनने के बाद तो उसे मानो खुली छूट मिल गई। अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो एक बाहुबली था। सरकारी ठेकों में कोई उसके खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत तक नहीं करता था। उसने अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल अपने क्रिमिनल एम्पायर को एक पैरेलल सरकार की तरह चलाने के लिए किया। अब होता यह है कि जब इतनी पावर मिलती है तो इंसान को ये लगने लगता है कि वो कानून से, सिस्टम से, हर चीज से ऊपर है। और इसी सोच ने अतीक को कुछ ऐसे काम करने पर मजबूर किया जो वाकई हैरान करने वाले थे। अतीक अपने गुंडों की भीड़ लेकर एक स्टेट गेस्ट हाउस में घुल गया। क्यों? क्योंकि वहां उसकी राजनीतिक दुश्मन मायावती अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। सोचिए, ये सिर्फ गुंडागर्दी नहीं थी, ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला था। 2004 में अतीक सांसद बन गया तो उसने अपनी खाली हुई एमएलए सीट पर अपने भाई अशरफ को जितवाने की कोशिश की। लेकिन इस बार एक निडर नौजवान उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। नतीजा ये हुआ कि उसका भाई अशरफ अपने ही एक पुराने साथी राजू पाल से चुनाव हार गया। अब अतीक के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं थी, ये उसके गुरूर पर, उसके दबदबे पर एक सीधा तमाचा था, एक खुली चुनौती जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो नतीजा क्या हुआ? अपनी जीत के सिर्फ 3 महीने बाद राजू पाल की दिन दहाड़े बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। ये एक मैसेज था, बहुत ही क्रूर और साफ मैसेज, कि जो भी अतीक अहमद को चुनौती देगा उसका यही हश्र होगा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बदलाव आया और इसी बदलाव ने अतीक के साम्राज्य के पतन की कहानी लिखनी शुरू कर दी। साल 2017, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उन्होंने गैंगस्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया। और सिर्फ ऐलान नहीं किया, विधानसभा में खड़े होकर कसम खाई कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। ऑपरेशन क्लीन शुरू हुआ और अतीक की 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अवैध प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला दिया गया।
साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद अतीक ने अपनी आखिरी और शायद सबसे बड़ी गलती की। उसने फरवरी 2023 में राजूपाल मर्डर केस के इकलौते बचे हुए गवाह उमेश पाल की हत्या करवा दी। बस इस एक हत्या ने उसके पूरे साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। जिस सिस्टम ने उसे बनाया था, उसे बचाया था, अब वही सिस्टम उसे चारों तरफ से घेर रहा था। और यही घेराबंदी उसे उस रात कॉल्विन अस्पताल के गेट तक ले आई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तीनों हमलावरों ने तुरंत सरेंडर कर दिया। वजह क्या बताई? कि वो अतीक को मारकर जुल्म की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे। पर यह जवाब जितना सीधा लगता है, अपने पीछे उतने ही पेचीदा सवाल छोड़ जाता है। देखिए, जांच में कई हैरान करने वाली बातें सामने आईं। अतीक के आईएसआई और आतंकी गुटों से कनेक्शन की बातें भी उठीं, लेकिन उसकी मौत ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और साथ ही दफन हो गए वो सारे राज जो शायद वो अपने सियासी आकाओं के बारे में जानता था। तो आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो सिर्फ कुछ छोटे मोटे अपराधियों का काम था जो मशहूर होना चाहते थे, या फिर ये एक गहरी साजिश थी, एक ऐसे आदमी को चुप कराने की जो शायद बहुत कुछ जानता था? और उसे चुप कराने वाले कहीं वही लोग तो नहीं थे जिन्होंने दशकों तक उसे बनाया और उसका इस्तेमाल किया था?